शुरुआत तो यहाँ से आपको करना है, चूँकि आपको डेरिवेशन किसकी देखनी है, ये देखना है कि इस डेरिवेशन और एक्सप्रेशन तो हमें एनर्जी फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के लिए निकालनी है। लेकिन ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर वो कैसे निकाला जाएगा, तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि जब भी बात एनर्जी की करते हो तो वर्क डन आपको निकालना ही पड़ता है। तो द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जितना भी आप चार्ज कर लो, चार्ज स्टोर करके रख लो उस कैपेसिटर में, उतना ही उस कैपेसिटर से आप वर्क डन ले सकते हो और वर्क डन से निकाल सकते हो एज ए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 प्लेट मैंने लिया है। अभी यहाँ पे ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। और इसमें आप मान लो कि पॉजिटिव चार्ज जो है प्लेट 2 से प्लेट 1 पे, ये जो प्लेट 2 है और एक प्लेट 1 है, इसको आप यहाँ पे दिखा दो कि दिस वन इज प्लेट 1 एंड दिस वन इज प्लेट 2, ठीक है। प्लेट 2 से अगर प्लेट 1 पे आप पॉजिटिव चार्ज लेके जाते हो, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 बिट बाय बिट, मतलब एक बार में ये ट्रांसफर नहीं होगा। आप सोचोगे कि एक बार में पूरा चार्ज इससे प्लेट 2 से 1 पे चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो प्लेट 2 से प्लेट 1 पे आप कौन सा चार्ज लेके आओगे, पॉजिटिव चार्ज लाओगे, वो भी थोड़े थोड़े अमाउंट में। आपने मान लिया जो चार्ज आप लेके आए प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ चार्ज लेके जा रहे हो, वो है dq डैश, पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना है। ये कौन सा चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। एक समय ऐसा आएगा कि जितना अमाउंट का इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मान लो इस पे चार्ज आ गया आपका एक तरह से q डैश, ठीक है, इस पे आपका चार्ज आ गया q डैश, जो कि ये जो q डैश है ये पॉजिटिव में आएगा और दूसरी तरफ उतना ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरा आपका उतने ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसा आप यहाँ से प्लस चार्ज लेके आ रहे थे, तो यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा और वही दूसरी जगह पे दूसरे वाले प्लेट पे आपका सेम अमाउंट का माइनस चार्ज, ऑलरेडी वहाँ पे सेम अमाउंट का माइनस चार्ज फाइनली रह जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे प्लेट 1 पे जो है पॉजिटिव चार्ज, प्लेट 1 जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इस पे पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्लेट 2 पे है उतने ही अमाउंट का माइनस चार्ज आ जाएगा। ये माइनस चार्ज प्लेट 2 पे आ गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी आपकी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेट करती हुई इस तरफ से आपको दिखेगी कि जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। जब आप यहाँ पे देख लिया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, तो आपको मिल जाएगा V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे इसको V डैश बोला जाए क्योंकि चार्ज भी हमने Q डैश लिया है। तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो होगी आपकी Q डैश, क्योंकि चार्ज आपका ये जो आप चार्ज ले रहे हो ये सब पे चार्ज Q डैश आ रहा है। dq डैश और dq डैश के फॉर्म में टोटल चार्ज इधर अमाउंट प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज में Q डैश और निगेटिव में माइनस Q डैश आ रहा है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे आपके पास जो आएगा ये Q अपॉन C के फॉर्म में, क्योंकि V इक्वल टू Q अपॉन C होता है, तो Q अपॉन C मिलेगा। और जो आपकी चार्ज ये Q डैश अपॉन C आप कह सकते हो, तो Q डैश अपॉन C के फॉर्म में ये पोटेंशियल डिफरेंस होगी दोनों प्लेट के बीच की, कि हमें क्या करना है, वर्क डन जो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वर्क डन से ही आप एक एक्सप्रेशन एनर्जी की एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो टोटल वर्क डन ट्रांसफरिंग अ चार्ज Q फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 क्या होगा उसको देखना है आपको। तो टोटल चार्ज निकालने का मतलब है कि आप इंटीग्रेशन करोगे dW का, ध्यान रखना है आपको। dW मतलब टोटल जो छोटा सा वर्क डन है इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी आपको। इसकी इंटीग्रेशन का मतलब है कि W हो गया, और W इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप W इक्वल टू क्या होगा, तो ऐसे तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे
डी डब्ल्यू, मैं यहाँ पे छोटा सा दिखा रहा हूँ, डी डब्ल्यू इक्वल टू, क्योंकि आप जो फॉर्मूला लेते हो ना, फॉर्मूला ऐसा आता है, मैं फॉर्मूले से बात कर लेता हूँ। वी डैश, जो वी डैश है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। आपने स्टडी भी किया है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डी क्यू डैश इस तरह से लोगे, क्योंकि चार्ज आपका छोटे छोटे अमाउंट में डी क्यू डैश ट्रांसफर हो रहा है प्लेट 2 से प्लेट 1 के लिए। तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू डैश और डब्ल्यू आप यहाँ पे इसके लिए डी क्यू डैश ये तो है ही, यहीं पे आप डी डब्ल्यू निकालोगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा वी डैश इंटू डी क्यू, और वी डैश आपने यहाँ पे निकाला है, आप देख सकते हो, ये इसको बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपने निकाला है ये वाली वैल्यू वी डैश की, तो वी डैश की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, दैट मीन्स क्यू डैश आपको पुट करना पड़ेगा क्यू डैश बाय सी, तो क्यू डैश अपॉन में सी एंड डी क्यू डैश ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला, चूंकि ये वर्क डन का मैं इसमें पुट करूंगा इसलिए मैंने वर्क डन पहले से ही निकाल लिया है। तो डी डब्ल्यू की जगह पे आप क्या रखोगे, क्यू डैश बाय सी, देखो यहाँ पे अब आप रखोगे क्यू डैश अपॉन में सी, और ये हो गया डी क्यू डैश, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, क्योंकि पूरा प्लेट अभी आप जैसे चार्ज इस पे ट्रांसफर करते जा रहे हो, तो इंटीग्रेशन छोटे छोटे अमाउंट में चार्ज जा रहा है। तो शुरू में इस पे चार्ज 0 था, उसके बाद इस पे चार्ज पूरा का पूरा क्यू चार्ज आप दे रहे हो, तो 0 से क्यू चार्ज तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप 0 से क्यू तक का करोगे, और इसके बाद आप यहाँ पे अब इंटीग्रेट करोगे, तो 1/c को तो आप बाहर कर दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका होगा नहीं, तो 1/c को आपने बाहर कर दिया, रह गया क्यू डैश डी क्यू डैश, जिसका इंटीग्रेशन आपका होगा क्यू स्क्वायर बाय 2, क्यू डैश स्क्वायर बाय 2। तो अच्छे से इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, क्यू डैश स्क्वायर बाय 2 ये आ जाएगा। और लिमिट जो आपको लेनी है इसकी, वो लिमिट होगी 0 से q तक की। तो अब लिमिट लेके आप प्लेस करके देखो लिमिट की वैल्यू, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 क्यू स्क्वायर, चूँकि लिमिट आप एक बार अपर लिमिट q प्लेस करोगे, लोअर लिमिट 0, तो क्यू स्क्वायर बाय सी, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको वर्क डन के लिए मिल जाएगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जो भी वर्क डन होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, यू, दिस वर्क डन को आप यू लिख सकते हो, यू इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला हो गया क्यू स्क्वायर बाय 2c का, ये फॉर्मूला हो गया। साथ ही साथ आप ये देखो, जब आप q इक्वल टू अगर आप cv प्लेस करते हो इसकी जगह पे, जैसे आपको पता है q इक्वल टू होता है cv, तो अगर आपने q की जगह पे cv को यूज़ कर लिया तो आप फॉर्मूले में कुछ चेंजेस कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्ज और कैपेसिटर के टर्म में है, तो दूसरा जो होगा आपका, आप सी स्क्वायर वी स्क्वायर, क्यू की जगह पे अगर आप सी लिखोगे तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, इससे एक c और एक c कैंसिल हो जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा आपका वी स्क्वायर सी वी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला आप इसको भी इस्तेमाल में ला सकते हो, ये भी फार्मूला आपके लिए हो जाएगा। तो चाहो तो आप फार्मूला का नंबरिंग कर दो, यहाँ पे आप लिख दो कि कौन कौन सा फार्मूला आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। एक फार्मूला नंबर 1 आप इसको, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, इस तरह से फार्मूले का नंबरिंग आप यहाँ पे कर दो।
एक और फार्मूला आपका बन सकता है, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला आपके लिए क्या बनेगा, इसी फार्मूले में जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो u इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो अगर आपने c को यूज़ किया, अभी q के वैल्यू को यूज़ किया है, अगर आप c की वैल्यू को यूज़ करो, c इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, देखो जरा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे c, दिस वन c इक्वल टू q बाई v। तो c की जगह पे इस बार आप q बाई v का इस्तेमाल करो। तो हालांकि फर्स्ट फार्मूला आपका ये तो बेसिक फार्मूला है, इसके लिए मैं बताऊं, फर्स्ट फार्मूला आपका यही माना जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट फार्मूला इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, और फर्स्ट फार्मूला के लिए मैं उसी को प्रेफर कर रहा हूँ। देखो फिर से मैं यहाँ पे फार्मूला 1 के लिए इसको मैं बता रहा हूँ, दिस वन इज नंबर 1 एंड दिस इज 2। और अगर दूसरे के लिए आप बात करते हो, जब आप प्लेस कर रहे हो इसमें जो वैल्यू मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उसके लिए u इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, q स्क्वायर बाय 2, और c की जगह पे q बाय v। एक q और एक q आपका कैंसिल हो जाएगा, तो u इक्वल टू आपके पास आ जाएगा q v बाय 2। ठीक है। तो एक और ये फॉर्मूला भी, 3 फार्मूला जिसमें इसमें चार्ज, पोटेंशियल, ये दोनों चीज़ हैं इसमें। तो ये 3 फार्मूले आप यहाँ पे देख सकते हो, तीनों फार्मूला यूज़ में आ सकता है। आप डिपेंड करता है आपके पास कौन कौन सा फिजिकल टर्म्स आपके पास दिए हुए हैं, उस पर आप इसको अपना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास दिया हुआ है, मतलब आपको लग रहा है कि जी चार्ज दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है, तो पहला वाला यूज़ करो। अगर आपको दिया हुआ है कि नहीं चार्ज कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर और पोटेंशियल दिया हुआ है, दूसरा यूज़ करो। और अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया हुआ है तो तीसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में ध्यान रखना है हमेशा कि Q कांस्टेंट होगा, चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाय 2c, इस तरह का फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास जैसे कि अलग अलग कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो वैसे केस में आप देखो Q स्क्वायर, जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे आप जान रहे हो Q स्क्वायर कांस्टेंट है, और 2 टर्म्स तो वो भी कांस्टेंट है, तो आपके पास सिर्फ 1/c रह जाता है। तो अगर आपने अलग अलग ले रखा है, अलग अलग कैपेसिटर्स ले रखा है, मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर ले रखा है, तो 1/c1 प्लस 1/c2, जितना भी कैपेसिटर लोगे उस तरह से आप उसको यहाँ पे ऐड करते चले जाओगे, अपॉन 1/c3 प्लस एंड सो ऑन, जो भी कैपेसिटर है। अगर आपके पास 5 कैपेसिटर है तो अप टू 5, 6 है तो अप टू 6 आप कर सकते हो। और इंडिविजुअली अगर आप हर एक को देखोगे तो ये आपको Q स्क्वायर बाय 2c1 प्लस Q स्क्वायर बाय 2c2 प्लस Q स्क्वायर बाय 2c3, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से ये आपको दिख जाएगा। ये कॉम्बिनेशन के लिए हो जाएगा। ध्यान रखना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे V कांस्टेंट है तो हाफ V स्क्वायर आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, और बाकी जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो यहाँ पे सिंपली ऐड होते जाएंगे। अगर आपने अलग अलग कैपेसिटर C1, C2, C3 है ना, इस तरह से ले रखा है, तो ये सब क्या होंगे, ये सब सिंपली ऐड होता चला जाएगा। जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ले रखा होगा आपने वो सिंपली ऐड होता जाएगा। और अगर इंडिविजुअली हर एक कैपेसिटर की एनर्जी चाहिए तो ये आप ले सकते हो हाफ C1 V स्क्वायर, देन हाफ C2 V स्क्वायर, देन प्लस हाफ C3 V स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा इसके लिए। चाहो तो आप इसको बॉक्स में डाल दो।
ये पहले मैं U लिख देता हूँ कि टोटल एनर्जी जो पैरेलल कम्बिनेशन के लिए है वो ये रहेगी। थोड़ा सा अच्छे से ये रहा, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर सी बात है, जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है पर यूनिट वॉल्यूम में उसी को बोला जाएगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। E इक्वल टू होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर के बीच की, उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता ही है। और सिग्मा इक्वल टू होता है सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू E, ऐसा होता है, राइट। तो चार्ज के लिए जो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो भी आपने पढ़ा है। उस चार्ज डेंसिटी से Q इक्वल टू आप लिखते हो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर यहाँ पे सिग्मा की बात की जाए, सिग्मा इक्वल टू आप देख रहे हो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू मैं रखूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू ए, ये मैंने रख दिया सिग्मा की वैल्यू। अब बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तब क्या होगा। देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर U इक्वल टू आपके पास हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C। ये फॉर्मूला हमने एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के लिए निकाला ही था। अब देखो Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, Q इक्वल टू है सिग्मा इंटू ए, देख रहे हो। और Q स्क्वायर की बात करें तो आप इस डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो इसका कि एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए। तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए इस सब की आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कि U इक्वल टू स्मॉल u को एनर्जी डेंसिटी से लिखा है, दिस वन इज इक्वल टू कैपिटल U, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब AD जो है आपका वॉल्यूम है। तो इसके बाद आप यहाँ पे दिस वन इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू, आप यहाँ पे जो U की वैल्यू निकाली है आपने वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD, और अपॉन में AD ये यहाँ पे है ये, और A और AD कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो आप कैंसिल कर दिया आपने। तो U इक्वल टू आ गया हाफ E नॉट एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यही एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। देखो एनर्जी डेंसिटी प्रूव करने का सेकंड मेथड हमारे पास है, जैसे कि आप एक और फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर का, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। और C के बारे में आपको अच्छे से पता है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। और V के लिए आपको पता है V इक्वल टू E इंटू D होता है। ठीक है, तो इसमें आप यूज कर दो हाफ, इसकी जगह पे A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और इसकी V स्क्वायर की जगह पे आप लिख लो E इंटू D, तो इसमें आपको E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जल्दी से आपके पास एक कैलकुलेशन मिल जाता है। वो क्या मिल रहा है, देखो आप इंस्टेंट सॉल्व करने में कैपेबल हो। एक D स्क्वायर का ये कैंसिल होगा, एक D कैंसिल होगा, और अब आपके पास जो रह गया वो ऊपर में जो रह गया वो देखो क्या रहता है। ऊपर में आपके पास जो रह रहा है हाफ, ठीक है, E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया, और बच गया A इंटू D। तो ये टोटल एनर्जी के लिए हो गया। और जैसा आपने देखा टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब AD, ये एनर्जी डेंसिटी को बतलाता है। तो इसका मतलब इसमें भी अगर AD से डिवाइड किया जाए तो हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट AD बाय AD, तो यहाँ पे भी वही रिजल्ट आपको मिलेगा, AD और AD कैंसिल हो रहा है। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा होगा, आराम से ये फाइंड आउट किया जा सकता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में दो कंडक्टर, एक कंडक्टर मान लो पहला कंडक्टर आपका A है, इसको मैंने कंडक्टर A मान लिया, और दूसरा कंडक्टर आपका कंडक्टर B है। ठीक है, ये दो कंडक्टर दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पे मैंने रख दिया है, जिससे चार्ज जो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, दोनों की पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट ना हो। इसकी कैपेसिटेंस
पहले की कैपेसिटेंस मैं C1 मान लेता हूँ, दूसरे की कैपेसिटेंस C2 मान लेता हूँ, पहले की पोटेंशियल मैं V1 मान लेता हूँ, दूसरे की पोटेंशियल V2 मान लेता हूँ, और इवन पहले पे जो चार्ज है उस चार्ज को मैं यहाँ पे Q1 मान लेता हूँ कि मान लिया पहले वाले पे चार्ज Q1 है कंडक्टर पे और दूसरे पे चार्ज आपका Q2 है। इस तरह से चार्जेस मैं सबका मान लिया। तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि जब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं तो अभी इस पे चार्ज के लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे Q1 इक्वल टू कितना होगा, दिस वन Q1 इक्वल टू C1 V1, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 V2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा जब तक दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। और अभी नेट चार्ज दोनों पे पूछा जाए तो नेट चार्ज दोनों का चार्ज को ऐड कर दोगे Q1 प्लस Q2, ये नेट चार्ज हो जाएगा, है ना। तो अभी क्या है कि आप यहाँ पे देख लो कि जब एक ऐसा करते हैं कि एक वायर आप ले लो और एक वायर की हेल्प से इसको मैं अब कनेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, एक वायर की हेल्प से इसको मैं कनेक्ट कर दिया मैंने। तो कनेक्ट करने से क्या होगा कि आफ्टर कनेक्शन दोनों की पोटेंशियल जो है ना, अगर पतले वाले वायर से आप कनेक्ट कर देते हो कंडक्टर को तो दोनों की पोटेंशियल जो होगी वो कॉमन हो जाएगी। ध्यान रखना है क्या कॉमन होगी, पोटेंशियल जो है पोटेंशियल कॉमन होगी। सबसे पहले ये वाली बात आएगी, अगर वायर से आप कनेक्ट कर देते हो तो पोटेंशियल दोनों की कॉमन हो जाएगी। कॉमन कैसे होगी और क्या चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो बिफोर कनेक्टिंग वायर नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, नेट चार्ज कितना है आपका, पहले पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, तो नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 है। और Q1 की वैल्यू कितनी ली आपने C1 V1 और Q2 की वैल्यू है C2 V2। ठीक है, ये देख लिया। आफ्टर अब देखना है आपको कनेक्ट वायर आफ्टर कनेक्टिंग वायर। आफ्टर कनेक्टिंग वायर चार्ज तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो लेकिन पोटेंशियल कॉमन हो रही है तो मतलब C1V प्लस C2V ऐसा हो जाएगा। और इसमें आप क्या कर सकते हो, तो करेंगे बाद में, अभी करते हैं इसको बॉक्स में, इसको भी डाल दिया हमने। आप देखो कि फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज अगर कांस्टेंट रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो इसका मतलब इसका दोनों RHS का दोनों साइड इसका इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ C1V प्लस C2V, दिस वन इज इक्वल टू C1V1, ये C1V1 होगा यहाँ पे, C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, V कॉमन ले लो। V कॉमन अगर आप लेते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, ब्रैकेट में मिल जाएगा C1 प्लस C2 एंड दिस वन इज इक्वल टू इस तरफ C1V1 प्लस C2V2। और इससे यहाँ पे आपके पास एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको मिल रहा है, जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आ गया। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज में आएगा, न्यूमेरिकल यूज में काफ़ी ज़्यादा आने वाला है ये। लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की, तो ऊपर वाले डायग्राम में ही आप देखो कि अब बिफोर कनेक्टिंग वायर इसकी एनर्जी कितनी रही होगी बिफोर कनेक्टिंग वायर। तो आप कहोगे इसकी एनर्जी रही होगी अगर इनिशियल देखा जाए तो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी रही होगी, इसकी एनर्जी हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी हाफ C2 एंड V2 स्क्वायर, राइट। और अगर मैं फाइनल एनर्जी की बात करूं आफ्टर कनेक्टिंग वायर, अगर फाइनल एनर्जी की बात की जाए तो आप बोलोगे हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो रही है, और हाफ C2 एंड V स्क्वायर, V स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी पोटेंशियल कॉमन है। तो इस तरह का कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि जो एनर्जी शुरू में थी
इस दोनों में बिफोर कनेक्टिंग वायर वो ज़्यादा रही होगी, क्योंकि उस समय इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, चार्जेस अलग थी। और जैसे आपने वायर से कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि उसकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, तो वहाँ पे जैसे वायर से कनेक्ट होता है तो वायर से कनेक्ट होने पे थोड़ी सी वायर में स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, जैसे कैपेसिटर में होता है। वायर में थोड़ी सी स्पार्क प्रोड्यूस होगी, स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो आप क्या कहते हो जी, मतलब लाइट निकला, साउंड भी आई और वायर हीट भी हुआ। तो ऐसे तीन फॉर्म में, मतलब साउंड, लाइट और हीट के फॉर्म में एनर्जी इसकी लॉस हो जाती है जैसे ही वायर आप इस पर कनेक्ट करते हो। तो इसका मतलब बिफोर कनेक्टिंग वायर जो एनर्जी रही होगी वो ज़्यादा रही होगी, इनिशियल एनर्जी, और आफ्टर कनेक्टिंग वायर इसकी एनर्जी थोड़ी लूज हुई होगी। उस तीन फॉर्म में, किस किस में, जो हीट, लाइट और साउंड। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, अगर वायर से आप कनेक्ट नहीं किया है जब तक आपने, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी सबकी इंडिविजुअल है, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली हाफ C1V1 स्क्वायर और हाफ C2V2 स्क्वायर के समेशन का इक्वल होगा, और आफ्टर कनेक्टिंग पोटेंशियल कॉमन होने के कारण हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर के इक्वल होगा। और एनर्जी जो लॉस हो रही है वो मैंने बता दिया, हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में हो रही है। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो है इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इनिशियल वाली जो है वो बड़ी है और फाइनल वाली जो है वो छोटी है। U इनिशियल हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। देखिए अब सारा चीज कैलकुलेशन है C2 और V2 का स्क्वायर, माइनस U फाइनल जो है, इसको एक ब्रैकेट में मैं लेके कैलकुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक चीज़ और बता दूँ, इसमें V स्क्वायर और V स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो V स्क्वायर क्यों ना कॉमन ही ले लिया जाए और पूरा ब्रैकेट में आप लेके काम कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हाफ V स्क्वायर बाय 2 भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, ऐसा आ जाएगा C1 प्लस C2। और V स्क्वायर की जहाँ तक बात है, तो अभी हमने ऊपर में देखा था, देखो V इक्वल टू कितना है, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। तो इस जगह पे उसकी वैल्यू को आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको इसी जगह पे रख रहा हूँ माइनस में। ये देखो यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 राइट अपॉन में C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। और इस पूरे की स्क्वायरिंग होगी, और ये बाय 2 है तो 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये पूरा टर्म जो आप देख रहे हो इस पूरे की आपकी स्क्वायरिंग होनी है, ये पूरे की स्क्वायरिंग यहाँ पे होगी। साथ ही साथ ये C1 प्लस C2 आप यहाँ पे भी लिख रहे हो, C1 प्लस C2 जो ये वाला टर्म है, और इनिशियल का सारा टर्म वैसा ही रहेगा, हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब सवाल है यहाँ पे कैलकुलेशन करने की, तो यहाँ पे आप देखो, इसको आप कैलकुलेट करोगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आप देखो यहाँ पे इसको लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, आइडेंटिटी पे, तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2, इसको अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे C1 और C2 को एक साथ और V1 और V2 को एक साथ, क्योंकि C1V1 और C2V2 भी लिख सकता था, लेकिन इस तरह से अरेंज करके मैंने लिख दिया। और ओवरऑल इसके अपॉन में नीचे जो है वो सारा टर्म्स रहेगा, जो 2 है आपका, तो 2 की स्क्वायरिंग नहीं है, ये देखो सिर्फ आपने स्क्वायरिंग ऊपर वाले पे इस पे करना है, तो 2 आप यहाँ पे लिख दो, 1/2 को बाहर कर दो, ज़्यादा अच्छा है, कन्फ्यूज़न हो जाए, उससे बेहतर है कि यहाँ पे आपने कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 आप बाहर ही ले लो, और ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करोगे, और इधर भी C1 प्लस C2 है, तो इस दोनों में से एक C1 C2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी स्क्वायरिंग कैंसिल हो जाएगी, और इस तरफ भी आपके पास हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये आपके पास अभी भी रह रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये हाफ इसमें भी है और हाफ इसमें भी है, दोनों में आप कॉमन ले सकते हो, हाफ कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका C1V1 स्क्वायर
प्लस C2 V2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, इसको माइनस इसमें अप्लाई कर रहा हूँ मैं, और ये पूरा टर्म होगा अपॉन में C1 प्लस C2 होगा। तो अपॉन वाला भी टर्म यहाँ पे आपको दिखाना होगा अपॉन में, कि ये अपॉन में C1 प्लस C2 आ रहा है, और पूरा का पूरा टर्म ऊपर में C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब ये जो है ये माइनस में है, तो इसको आप माइनस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, आप देख लो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस C2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, C2 और ये V2 माइनस नहीं, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, इस तरह का ये टर्म्स आ जाएगा। अब आपको एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेने में आपका क्या होगा कि ओवरऑल पूरे पे एलसीएम जो आएगा वो आपको अच्छे से पता है C1 प्लस C2 आएगा, क्योंकि नीचे वाले में सिर्फ यहाँ पे C1 प्लस C2 है, तो ये C1 प्लस C2। इसका कहने का मतलब ये इसका प्रोडक्ट होगा इसके साथ, है ना। अगर इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो देखो कितना आएगा, फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आना है वो क्या आएगा, ये 1/2 तो है ही, 1/2 रहेगा, और ऊपर में आपके पास आ जाएगा C1 इंटू C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी, जिसको डेल्टा U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उस फॉर्म में आपका फॉर्मूला आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ जो कैपेसिटर के लिए यूज करते हैं उसके लिए। फाइनली ये फॉर्मूला आ गया, और यही इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था।